हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मा टॉक्स। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो ये है कि हम आरआरएफ यानी कि रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करने का हमारे पास प्रोसीजर क्या है, और अगर हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसका पर्पज क्या है कि हमें रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर को इस्टेब्लिश करने का पर्पज क्या है हमारे पास। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जानना होगा हमें आरआरएफ होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आरआरएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर क्या होता है। तो आरआरएफ की डिफिनीशन क्या होगी। रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर इज एन एनालिटिकल पैरामीटर यूज इन क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर टू कंट्रोल इम्प्योरिटी डिग्रेडेंट इन ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। ओके, RRF is used to correct the difference in detector response of impurity with analyte peak. RRF is established by slope method with linear range of solution. तो RRF हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसे इस्टेब्लिश करने के लिए हमें स्लोप मेथड का यूज करना पड़ेगा विथ लीनियर रेंज ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लीनियर रेंज ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करेंगे और स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंट फार्माकोपिया क्या होता है। आरआरएफ डिफरेंट फार्माकोपिया रेफर करती है टर्म आरआरएफ, ठीक है। तो जैसे कि डिफरेंट फार्माकोपिया हमारे पास कौन कौन सी होगी, हम जिस पे नॉर्मली फोकस करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गई, यूरोपियन फार्माकोपिया हो गई, जापानीज फार्माकोपिया हो गई, इंडियन फार्माकोपिया हो गई। अभी हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे कि आरआरएफ को हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है डिफरेंट फार्माकोपिया रेफर द टर्म आरआरएफ डिफरेंटली एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया द रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी एंड ड्रग सब्सटेंस। यूएसपी रेफर आरआरएफ एज करेक्शन फैक्टर और रिस्पांस फैक्टर और रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिस्पांस फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर क्या होता है। तो यूएसपी आरआरएफ को ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से रेफर करती है। आरआरएफ को ही कभी वो करेक्शन फैक्टर कहती है, कभी वो रिस्पांस फैक्टर कहती है और कभी रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कहती है। और एज पर यूरोपियन अगर हम बात करें, यूरोपियन फार्माकोपिया बात करें, तो द रिलेटिव डिटेक्टर रिस्पांस फैक्टर कॉमनली रेफर एज रिस्पांस फैक्टर एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्टर फॉर अ गिवन सब्सटेंस रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ओके फ्रेंड। तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है। करेक्शन फैक्टर कुछ नहीं, सिंपल टर्म है। करेक्शन फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिस्पांस फैक्टर। ओके, एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है। द रिस्पांस फैक्टर इज द रिलेटिव टर्म बीइंग द रिस्पांस ऑफ इक्वल वेट ऑफ वन सब्सटेंस रिलेटेड टू दैट ऑफ द अनदर इन द कंडीशन डिस्क्राइब इन द टेस्ट। बीपी रेफर आरआरएफ एज रिस्पांस फैक्टर। तो हमें क्या पता चला कि आरआरएफ जो होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या कहता है, आरआरएफ को रिस्पांस फैक्टर भी कहता है, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर भी कहता है, करेक्शन फैक्टर भी कहता है। तो अगर हम यूरोपियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा आरआरएफ करेक्शन फैक्टर भी हो सकता है, रिस्पांस फैक्टर भी हो सकता है, और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये हमारा आरआरएफ हम एज ए रिस्पांस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि आरआरएफ क्या होता है, रिस्पांस फैक्टर क्या होता है और करेक्शन फैक्टर क्या होता है। तीनों एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं फार्माकोपिया में। तीनों का काम एक ही होता है, ठीक है। तीनों का काम एक ही होता है। इसका काम क्या होता है, इज यूज टू करेक्ट द डिफरेंस इन डिटेक्टर रिस्पांस ऑफ इम्प्योरिटी विथ एनालाइट पीक, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे कि कैसे हम आरआरएफ को इस्टेब्लिश करेंगे, क्या होता है प्रोसीजर, क्या होता है उसको इस्टेब्लिश करने का। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारा कोई मेन पीक है, ठीक है, मेन पीक की आरआरटी 1 है, इम्प्योरिटी बी है जो 0.36 और इम्प्योरिटी ए है जो 0.28 पे आती है, जिसका आरआरएफ 1.23 है, 0.271 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो आरआरएफ दिया हुआ है हमारा, हम उसे अप्लाई कहाँ करेंगे। या तो न्यूमरेटर में करेंगे या फिर डिनोमिनेटर में करेंगे। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम बताते हैं कैसे हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। इस चीज़ पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरआरएफ को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो आरआरएफ को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें स्लोप मेथड का यूज करना पड़ेगा विथ लीनियर रेंज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आरआरएफ होता क्या हमारा, आरआरएफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन स्लोप ऑफ ड्रग सब्सटेंस। और करेक्शन फैक्टर क्या होता है हमारा, 1 अपॉन रिस्पांस फैक्टर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आरआरएफ कैसे हम फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन स्लोप ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। तो हम इसे इंजेक्ट कैसे करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, ये मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कैसे हम आरआरएफ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास 3 प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं आरआरएफ को इस्टेब्लिश करने के लिए। पहला प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास, हमें 7 प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एंड ड्रग सब्सटेंस इंडिविजुअली बनाना होता है, ठीक है, इन द कंसंट्रेशन रेंज ऑफ द 0.1% to 1% विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट कंसंट्रेशन। ओके, तो और जो 7 कंसंट्रेशन हम बनाएंगे, उस 7 कंसंट्रेशन में क्या है, 3 प्रिपरेशन हम बिलो द स्पेसिफिकेशन लिमिट बनाएंगे, 3 प्रिपरेशन एबव द कंसंट्रेशन लिमिट बनाएंगे, स्पेसिफिकेशन लिमिट बनाएंगे और उसे इंजेक्ट कर देंगे हम अपने क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में, जो एज पर द कंडीशन गिवन इन द मोनोग्राफ और योर टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर क्या होता है कि हम 7 प्रिपरेशन बनाएंगे, नॉट लेस देन 7 प्रिपरेशन, 7 प्रिपरेशन बनाना ही बनाना है हमें। 7 प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एंड ड्रग सब्सटेंस इन द कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 0.1 to 1%, मीन्स यानी कि आपका 0.1 to 1% के बीच में कंसंट्रेशन रेंज बनाना होगा, जैसे कि 0.1%, 0.5%, 0.8%, और ऐसे ही हम 5 कंसंट्रेशन रेंज बना लेंगे। किस रेंज से किस रेंज तक, 0.1% से 1% के बीच में। और हमें ये ध्यान रखना होगा, जो हमारा स्पेसिफिकेशन लिमिट होगा, उस स्पेसिफिकेशन लिमिट से 3 कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे, लोअर साइड का बनाएंगे, 3 कंसंट्रेशन अपर साइड का बनाएंगे, और एक हमारा 100% रहेगा ही, उसको हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर 2 क्या हो सकता है हमारा, प्रिपेयर 7 प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड मिक्स ऑफ ऑल इम्प्योरिटी। अगर हमें कई सारे इम्प्योरिटी के आरआरएफ फाइंड करने हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 7 प्रिपरेशन बनाएंगे और सारी इम्प्योरिटी को मिक्स करके एक स्टॉक बना लेंगे। एक स्टॉक बनाने के बाद सारी इम्प्योरिटी का सेम अमाउंट में, जिस अमाउंट में ऊपर ड्रग सब्सटेंस रहेगा, जिस कंसंट्रेशन, उसी कंसंट्रेशन में सारी इम्प्योरिटी रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे विद द कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 0.1 to 1%। और इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 प्रिपरेशन हमारे स्पेसिफिकेशन लिमिट के एबव और 3 प्रिपरेशन हमारे स्पेसिफिकेशन लिमिट के नीचे बनाएंगे और उसे अपने क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। और प्रोसीजर 3 क्या होता है हमारा, उसको बात करने का, एक मिनट। प्रोसीजर 3 क्या होता है, हम 7 प्रिपेयर, अगर हमारे पास कोई मिक्सर ड्रग है, ठीक है, जैसे कि ब्लेंड, अगर हम कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम ब्लेंड करते हैं, तो अगर ब्लेंड करने पे हम बात करेंगे तो 7 प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड मिक्स ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज आर अप्लीकेबल। और इसका एक और लिमिट एक और अप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी पीक एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, सारी पीक अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम आरआरएफ को फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन के बिलो बनाएंगे, 3 प्रिपरेशन स्पेसिफिकेशन के ऊपर बनाएंगे, और कंसंट्रेशन रेंज 0.1% तो 1% के बीच में इंजेक्ट कर देंगे अपने क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में एज पर आवर मोनोग्राफ और हमारे पास जो भी टेस्ट प्रोसीजर है HPLC के लिए, ठीक है। तो और हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो भी इंजेक्ट करेंगे, हम उसे डुप्लीकेट में इंजेक्ट करेंगे और उनके एवरेज से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जब तो हमारे पास 3 प्रोसीजर क्या हो गए, सबसे पहले 3 प्रोसीजर इंजेक्ट करने के लिए 3 प्रोसीजर क्या हो गए, हम कैसे 3 प्रोसीजर से आरआरएफ को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या प्रोसीजर है हमारा, हम 7 प्रिपरेशन बनाएंगे इंडिविजुअली, कंसंट्रेशन रेंज जो रहेगा हमारा वो 0.1 से 1% के बीच में रहेगा, और 3 प्रिपरेशन बिलो द स्पेसिफिकेशन लिमिट, 3 प्रिपरेशन एबव द स्पेसिफिकेशन लिमिट, और हम उसे डुप्लीकेट में इंजेक्ट कर देंगे। प्रोसीजर 2 क्या होगा हमारा कि हम 7 प्रिपरेशन बनाएंगे ड्रग सब्सटेंस एंड मिक्स ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज के, इसमें भी सेम काम करेंगे, 3 प्रिपरेशन बिलो द स्पेसिफिकेशन लिमिट, 3 प्रिपरेशन एबव द स्पेसिफिकेशन लिमिट विद द कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 0.1 to 1%। उसी तरह प्रोसीजर 3 क्या हो जाएगा, 7 प्रिपरेशन मिक्सचर ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ऑल द इम्प्योरिटीज with the concentration range of 0.1% to 1%। एंड इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 प्रिपरेशन हमारा बिलो द स्पेसिफिकेशन लिमिट होगा, बिलो द एबव द स्पेसिफिकेशन लिमिट होगा, ठीक है। और इन सारे का सॉल्यूशंस को हम डुप्लीकेट में इंजेक्ट करेंगे अपने क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब हम इंजेक्ट कर देंगे सारे सॉल्यूशंस को, और हमारे पास जब डाटा एक्वायर्ड हो जाएगा, जब हमारे पास डाटा मिल जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, हम कंसंट्रेशन और रिस्पॉन्स के बीच में कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जो एक्स एक्सिस पे होगा हमारा वो कंसंट्रेशन होगा, एंड वाई एक्सिस पे क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स होगा। और उस ग्राफ के यूज से हम फ्रेंड ना कोरिलेशन फैक्टर निकालेंगे।
कोरिलेशन फैक्टर जो हम निकालेंगे वो 0.995 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमने अपने इंजेक्ट किया है स्टैंडर्ड और इम्प्योरिटी, उनके बीच में जो कोरिलेशन फैक्टर होना चाहिए वो 0.995 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे पास जब हम स्लोप हमें पता चल जाएगा ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि तो RRF हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन स्लोप ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। तो हम बात अभी ये एक और बात मैंने आपसे कहा था कि हम अपने RRF को कब न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे और कब डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को बताता हूँ मैं। अगर हम जब अपना स्लोप निकाल लेते हैं तो इफ द स्लोप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंटेड इन द न्यूमरेटर, अगर हमारा इम्प्योरिटी जो है न्यूमरेटर में, इफ द स्लोप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंटेड इन न्यूमरेटर योर RRF अप्लाई एट द डिवाइडिंग फैक्टर इन डिनोमिनेटर एज पर USP, ठीक है। अगर हमारा स्लोप न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम अपने RRF को कहाँ पे एज ए डिनोमिनेटर फैक्टर डिवाइडिंग फैक्टर के टाइप में हम करेंगे। अगर हमारी स्लोप न्यूमरेटर में है तो हम नीचे क्या रखेंगे अपना, हम उसे अब RRF को कहाँ अप्लाई करेंगे, एज ए डिवाइडिंग फैक्टर। और अगर हमारा इम्प्योरिटी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो हम उसका क्या करेंगे, RRF कहाँ अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में एज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यह प्रोसीजर हो गया कि हम RRF को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसीजर टू इस्टेब्लिश द RRF। ओके, तो अभी हमें क्या काम करना होगा कि हमने RRF तो फाइंड कर लिया, तो हमने जो RRF फाइंड किया है क्या वो सही है कि नहीं है, वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, ये भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो RRF निकाला है वो हमारा सही निकाला है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, करेक्टनेस ऑफ RRF टू वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रिकवरी स्टडी लगाएंगे। तो रिकवरी स्टडी हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकवरी प्रिपेयर अनस्पाइक्ड सॉल्यूशन, इंजेक्ट द सॉल्यूशन क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। और जब हम उसको स्पाइक्ड और अनस्पाइक्ड इम्प्योरिटीज़ को अपने क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में डुप्लीकेट में भी आप इंजेक्ट कर सकते हो, ट्रिप्लीकेट में भी इंजेक्ट कर सकते हो। ट्रिप्लीकेट में इंजेक्ट करना बेटर होगा एज कम्पेयर टू डुप्लीकेट में। तो जब हम निकालेंगे, जो हमारी रिकवरी अगर 90% से 110% के बीच में आती है, हमारी रिकवरी परसेंटेज जो आती है, तो हम ऐसा समझेंगे कि हाँ, हमारा RRF जो हमने निकाला है वो हमने एग्जैक्ट निकाला, वो हमारा RRF करेक्ट है। और सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाली क्या चीज़ है, एक बार आपने RRF फाइंड आउट कर लिया, आपने रिकवरी स्टडी लगा ली, तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि RRF इज सेंसिटिव टू चेंज इन द डिटेक्टर। आप डिटेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने UV पे निकाला, आप फिर दूसरे पे चले जा रहे हो, दूसरे डिटेक्टर पे उसी RRF पे काम करो, तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आपने UV पे निकाला, RI पे चले गए आप, तो नहीं, आपको आपने अगर UV पे अपना RRF कैलकुलेट किया तो आप उस फैक्टर को ओनली UV पे ही अप्लाई करेंगे। आपने जिस वेवलेंथ पे निकाला वो RRF उसी वेवलेंथ के लिए होगा। आपने जिस कॉलम पे निकाला उसी कॉलम पे ही वो RRF एप्लीकेबल होगा, ना कि आपने इनर्ट सील पे निकाला, आपने दूसरे कॉलम पे लगा दिया। नहीं, जिस कॉलम पे आपने निकाला उसी कॉलम पे आपको हर बार एनालिसिस करनी होगी और RRF भी उसी पे लगाना होगा। यानी कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने RRF किसी एक क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन या किसी एक मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड किया है तो आप उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करते हो तो आपका RRF भी चेंज होगा, मे भी चेंज हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको RRF आपने कैलकुलेट किया है जिस पैरामीटर पे, वो आपका पैरामीटर लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो RRF उसके लिए अप्लीकेबल होगा। तो सेकंड चीज़ क्या आती है हमारे पास, पर्पज क्या होता है हमारे पास RRF निकालने का, क्यों हम RRF निकालेंगे, उसका पर्पज क्या होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RRF इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द स्टेबिलिटी इशू विथ स्टैंडर्ड। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टेबिलिटी का इशू होता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं हमारी वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, डिग्रेड हो जाती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑन प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड। अगर आपने RRF नहीं कैलकुलेट किया तो आपको बार बार इम्प्योरिटी सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और इम्प्योरिटीज बहुत ही महंगी आती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कॉस्ट करेक्शन के लिए कर सकते हैं। टू रिड्यूस द मेंटेनेंस ऑफ इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ डोनेशन ऑफ इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड, इम्प्योरिटीज आसानी से नहीं मिल सकती हैं। इम्प्योरिटीज को सिंथेसाइज और आइसोलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये कन्वीनियंस और टाइम से, एक बार आपने RRF कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप जब भी एनालिसिस लगाएंगे आप डायरेक्ट RRF का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और आपने पता कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पर्पज हो गया कि हमें RRF क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद क्या आता है,
तो इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन है कि हम RRF को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, उसका पर्पज इस्टेब्लिश करने का तरीका क्या होगा, पर्पज क्या होना चाहिए हमारा इस्टेब्लिश करने का, तो ये डिस्कशन अभी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा मेरा वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो या कुछ ऐसा हो जो जिसका मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो, मुझे पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन। अगर इफ़ आई नो, आई विल गिव द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।